तो लास्ट क्लास में बजट हो गया, टैक्सेशन हो गया, पब्लिक फाइनेंस का जो टॉपिक था एफआरबीएम हो गया, जीएसटी हो गया, वित्त आयोग हो गया, क्या हमने नोट कर लिया? पक्का? चलो, किसी को है, किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है? एनी सवाल, कोई भी सवाल हो किसी का? देखो अगर बिहार में जो एम्स है, एम्स, तो एम्स इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी उसको, राइट? और अगर बिहार में जैसे मनरेगा का कार्यक्रम चलेगा, तो मनरेगा क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्रीय प्रायोजित योजना है। मैंने आपको समझाया था कि मनरेगा केंद्र सरकार की योजना है, लागू राज्य सरकारें करती हैं, लेकिन पैसा केंद्र और राज्य दोनों देगी। लेकिन एम्स के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो है तो स्टेट में, लेकिन वो प्रोजेक्ट केंद्र का है, और केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे हम उसको, पूंजीगत व्यय। आपने पूछा जेड, जेड जीएसटी में, दोस्तों जो जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी नंबर जैसे कल हमने कहा था, कल आपको इतना तो बता दिया था कि 15 कैरेक्टर का होता है, बोलो जीएस, 2 10 3 ऐसे बोला था हमने, है ना? दोस्तों जो 2 है ये स्टेट कोड है, हाँ, लेकिन और थोड़ा अच्छी तरह बता दें, स्टेट कोड है। जैसे 06 हरियाणा के लिए है, 07 दिल्ली के लिए है, 08 राजस्थान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देख लेना, 09 उत्तर प्रदेश, 27 दोस्तों महाराष्ट्र। बिहार का क्या है किसी को पता है? 010, 010 नहीं होता फिर 10 होगा, 10 बिहार का है, मुझे नहीं पता, देख लेना आप। दोस्तों ये जो 2 नंबर होंगे शुरू के जीएसटी के, वो स्टेट कोड होगा। देन नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 10, जो नेक्स्ट 10 होगा दैट इज अ पैन कार्ड, पैन नंबर होगा आपका, जो पैन नंबर है। आप व्यक्ति ले रहे हैं, कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति का पैन नंबर होगा, अदरवाइज कंपनी का है तो कंपनी का पैन नंबर होगा, बोलो जी ऐसे सामने उठ के पता डाल दो, तो व्यक्ति का पैन नंबर होगा। इसके अलावा क्या होता है? 10 2 12, नाउ लास्ट के 3, लास्ट 3 कैरेक्टर्स, जो लास्ट के 3 कैरेक्टर्स हैं इनको डिकोड करें, तो 13th कैरेक्टर, 14th कैरेक्टर एंड 15th कैरेक्टर। दोस्तों 13th कैरेक्टर है, ये क्या बताता है? ये दोस्तों 1 से 9 तक एंड ए से जेड तक कोई भी नंबर हो सकता है, पूरा पढ़ के आया मैं दोस्तों 1 से 9 तक। यही तो होता है, बच्चों से सीखने को मिलता है वो सारी चीजें। फिर मुझे जेड पूछा तो मुझे बिल्कुल एक्जैक्टली पता नहीं था कि जेड होता क्यों, अभी तो पता था सेकंड लास्ट सेकंड नंबर पे होता है जेड, लेकिन क्या डिनोट करता है मुझे पता नहीं था, लेकिन कल मैंने पढ़ लिया, क्या दिक्कत है? तो ऐसे धीरे धीरे दोस्तों हमारा ज्ञान का पिटारा बढ़ा है, उसमें बहुत सारा योगदान मेरा है, बहुत सारा योगदान हमारे स्टूडेंट्स का है। कमाल है, सुनो ऐसे बहुत कम शिक्षक मिलेंगे जो आपको ऐसी बातें बताते होंगे साफ साफ कि ऐसा ही है, तो हम बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत फेयर है। दोस्तों देखिए 13th कैरेक्टर ध्यान सुनना बहुत अच्छा है, थोड़ी और स्लो कर दो यार नीतीश, तुम्हारी उंगली नहीं घूम रही है ऐसी उस पे ट्यूनर पे, कॉम हो जाएगा, नहीं कॉम नहीं होगा, तुम करो तो कम। दोस्तों ये जो 13th कैरेक्टर है, ये क्योंकि अभी क्लास बहुत भरी होगी तो इतना साउंड सही है, क्लास भरी नहीं है ना, इसलिए जो 13th कैरेक्टर है वो 1 to 9 और A to Z होगा, समझना, या तो 1 से 9 तक हो सकता है या A से Z तक। अब दोस्तों क्या सिग्निफाई करता है? ये बताता है कि इस पेन नंबर पर, इस पेन नंबर पर एवं इस पेन नंबर पर इस राज्य में, जीएसटी तो राज्य के अनुसार मिलेगा, जैसे ये कोड है ना, इस राज्य में कितने GSTIN है, और इसको हम बोलते हैं एक्चुअली यहाँ पर GSTIN, GSTIN दैट इज जीएसटी आई आइडेंटिफिकेशन और एन नंबर, तो इसको बोलते हैं GSTIN, GSTIN आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो GSTIN है इसमें 13th कैरेक्टर देखो कितना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है, इसमें बताया गया कि भैया देखो ऐसा है, ये 1 से 9 हो सकता है या A से नहीं यानी और A से Z तक, कुल मिलाकर ये बताता है कि जो पेन नंबर है, इस पेन नंबर में इस राज्य में कितने जीएसटी नंबर दिए गए आपको आज तक। तो अगर यहाँ पर है 1, सुनना, तो इसका मतलब इस पेन नंबर पर एक ही GSTIN है। अगर है 2, इस यहाँ पर 13वां कैरेक्टर 2, तो इसका मतलब होगा इस GSTIN यानी इस पेन नंबर पर इस राज्य में 2 GSTIN है, राइट? 3 4 9, 9 के बाद क्या होगा? जो 10वां होगा वो होगा A। अगर मान लो किसी बंदे के, मान लो मेरा ये पेन नंबर है और मेरे बिहार में 11 बिजनेसेस हैं, इस पेन नंबर में 11 GSTIN है मेरे पास, सेम पेन नंबर पे। देखना लास्ट में एक बढ़िया चीज निकलेगी, आपको आनंद आएगा सुन के। 11 मेरे GSTIN है मेरे पास इस पेन नंबर पर बिहार में, तो मुझे मिलेगा 9, 10वां A, तो मेरा 13वां कैरेक्टर होगा B। मेरा 13वां कैरेक्टर क्या होगा? इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे एक क्लॉज है, एक व्यक्ति अधिकतम एक राज्य में 35 जीएसटी ले सकता है, एक राज्य में। मैंने कहा ना एक स्टेटमेंट दूंगा बहुत सुंदर, आनंद आया दोस्तों? तो एक व्यक्ति एक राज्य में कितने 35 जीएसटी नंबर ले सकता है, बोलो कैसे 35? 1 से 9, A से Z 26, 26 से 9 35। क्या पढ़ के आया दोस्तों, क्या आनंद आ रहा? बोलो नहीं आ रहा? ये मुझे कल पता चला विद्या माता का समय से पहले पता नहीं था दोस्तों, हर चीज कभी ना कभी तो पता चलती ही है ना, उसमें क्या दिक्कत है? अरे बोलो ऐसे, क्योंकि इसको मैंने कभी रेलेवेंट नहीं समझा कि इतना भी पढ़ लूं, है? 14th कैरेक्टर क्या होगा? ये डिफॉल्ट है और ये जेड है, जेड। तो जेड क्या है? एक डिफॉल्ट है, वो डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पर बी भी रख सकते थे, सी भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन जेड को बोला बाय डिफॉल्ट जेड है, जेड को सिग्निफाई नहीं करता। और दोस्तों इसको रखा गया है फॉर फ्यूचर यूज। कहा सरकार ने कि अभी इस जेड का मतलब कुछ भी नहीं है, बस जेड एक डिफॉल्ट नंबर है, उसमें ABCD में कुछ भी हो सकता था, उन्होंने जेड रख दिया और उन्होंने कहा फाइनली जो जेड होगा, जो जेड है उसकी जगह हम फ्यूचर में कुछ और करेंगे, क्या करेंगे वो देख लेंगे। दोस्तों फिलहाल इसको फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य के प्रयोग के लिए जेड को एक डिफॉल्ट नंबर के तौर पे रख रखा है। नहीं आया समझ में? राइट, आ गया है? मतलब वर्तमान में इसका कोई काम नहीं है, तो इतना याद रखना। जेड को मतलब जेड, अब जेड तो अब जेड से कोई मतलब नहीं है, ये मत सोचना कि जेड क्या सिग्निफाई कर रहा है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं नीतीश आपको कुछ भेज रहा हूं, आप लगा दीजिए प्लीज, है ना? दोस्तों तो जेड एक डिफॉल्ट नंबर है, मतलब जेड का कोई मतलब नहीं है, इस जेड को हम भविष्य में यूज करेंगे। मतलब जैसे आप याद करो IFSC कोड में 5वां कैरेक्टर 0 है, हां, इसे कहा कंट्रोल नंबर। 0 को क्या बोलते हैं? कंट्रोल नंबर। जैसे अभी जनरली जो बैंक के ब्रांचेस हैं भारत में वो 6 कैरेक्टर्स के ही हैं, 6, इसलिए हम 6 डिजिट लास्ट के बैंक के लिए रखें। अरे IFSC
तो कभी किसी बैंक का ब्रांच कोड 7 कैरेक्टर का हो गया तो हम 0 को यूज कर लेंगे भविष्य में, लेकिन फिलहाल 0 का कोई मतलब नहीं है, उसे बोलते हैं कंट्रोल नंबर आईएफएससी में। ऐसे यहाँ पर Z का, लुक एट दिस, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी नंबर। ये जीएसटी नंबर का एक फॉर्मेट है, आप इसे देख लो। इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा शुरू के 2 ये हो गए दोस्तों स्टेट के कोड, ये हमारा जो नेक्स्ट 10 है ये हो गया पैन नंबर। जो 1 नंबर है इसमें तो इतना ही लिखा, लेकिन मैंने कहा ये 1 से 9 तक होगा एंड A से Z तक होगा। एंटिटी नंबर देखो लिखा है, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पेन होल्डर इन द स्टेट। यही मैंने बताया कि आखिर इस एंटिटी मतलब इस बिजनेस के इस नंबर से, इस बिजनेस के इस पेन नंबर पर कितने एंटिटीज, कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं या कितना जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है। जेड कुछ भी नहीं है, अल्फाबेट है, बाय डिफॉल्ट रखा गया इसको कि जेड का मतलब बाय डिफॉल्ट है। कुछ और भी हो सकता था लेकिन जेड ही बनाया और बाद में इसको यूज करेंगे। 5वां कैरेक्टर है चेक सम डिजिट है। ये थोड़ा सा इसमें साइंस में घुसना पड़ेगा अंदर, और साइंस में टेक्नोलॉजी में घुसना पड़ेगा। एल्गोरिथम से क्रिएट होता है ये, और ये चेक करता है एरर वगैरह कि कहीं गलती है नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसके पीछे, तो बस इतना याद रखो, चेक सम डिजिट बस याद रख लो इसको। लास्ट का कैरेक्टर क्या है, चेक सम डिजिट। वैसे भी कभी पेपर में आया नहीं, पीछे भी कभी नहीं आएगा। सो दिस इज कॉल्ड जीएसटी नंबर, दैट्स इट। चलो आज हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको जब मौका मिले आज तो पेन नंबर को और डिकोड करना, आप पेन नंबर को और डिकोड करना दोस्तों। जो पेन नंबर है, तो अगर हम पेन नंबर को डिकोड करके आप घर पे कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली यहां करके दिखा देता हूं। तो 1 मिनट आ रहा है बेटा, पेन नंबर डिकोड जल्दी करना। आज मैं थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ूंगा क्योंकि बोरिंग में मेरी क्लास है और फिर हम कल मिलेंगे, इसलिए मैं ज्यादा तो टाइम नहीं दे रहा, बट मैं थोड़ा सा इसको डिकोड कर देता हूं। जो पेन नंबर होता है दोस्तों याद रखना, पेन नंबर आप लिख लो जल्दी से मेरे सुन के। जो पेन नंबर है वो दोस्तों हमने ये तो देख लिया 10 कैरेक्टर का होता है। 10 कैरेक्टर का बोलो यस और नॉट। यहां देखो साफ साफ लिखा है कि जो फर्स्ट 3 होते हैं वो अल्फाबेटिक सीरीज है, वो अल्फाबेटिक सीरीज है। अ रैंडम सीक्वेंस ऑफ 3 लेटर्स फ्रॉम AAA टू ZZZ, राइट। तो जो 3 होगा, जैसे दोस्तों आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो लिखा होता है BR, उसके बाद कोई सीरीज होती है ना, कोई सीरीज होती है, तो वो रैंडम सीरीज चल रही होती है ऐसे। तो बस शुरू के 3 याद रखना अल्फाबेट होते हैं, बस इतना भी याद रख लो चलेगा। शुरू के 3 क्या होते हैं, अल्फाबेट। अपना पेन नंबर दिमाग में रखो तो आपके शुरू के 3 अल्फाबेट होंगे, है कि नहीं ना। 4th कैरेक्टर P का मतलब है पेन होल्डर्स स्टेटस। आप बताओ क्या 4th आपका P है क्या? और मैं आप लोगों को बताऊंगा, इतना ही नहीं, जो ये P है ये दोस्तों आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर बताता है। मतलब समझना, यदि आप एक व्यक्ति है क्या है और आपका पेन नंबर आपने ले रखा है तो उसमें P लिखा होगा। क्या लिखा होगा, P। और अगर एक कंपनी है, देखो एक कंपनी है, मैं अगर यहाँ पे मुझे मिलता है, ये देखो ये लिखा है, ये आप इसको आप घर पे जाके ऐसे देख लेना, ये देखो इतना सारा है, हाँ यहाँ इतना है, ये देखो आप घर पे जाके इसको थोड़ा देखना अगर मौका मिले आपको। ये देखिए, ये देखिए आप, P का मतलब है जो 4th कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, 4th की P है, इसका मतलब इंडिविजुअल या कोई पर्सन व्यक्ति है। C है 4था कैरेक्टर, तो वो किसके लिए, कंपनी। H हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या होता है आप ये नहीं जानते, मैं बता दूं, जो व्यापारिक घराने होते हैं, जैसे कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस होता है, इसका मतलब है कि उसके दादा, उसके पापा, वो फिर उसके बच्चे उसी परिवार के बिजनेस को चाहते आ रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं HUF। दोस्तों F कोई फर्म है छोटी सी या कोई पार्टनरशिप है। देखो दोस्तों ये भी सिखा दूं आपको बिजनेस मोड। अगर आपको बिजनेस करना है तो ये 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो सोल प्रोप्राइटर बन के कर दो, सोल प्रोप्राइटर, राइट दोस्तों। दूसरा है प्रोप्राइटर, दूसरा है पार्टनरशिप, और तीसरा है PBT LTD, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर। मतलब कल को आपका मन हो कि चलो यार एक बिजनेस करते हैं, तो आप कोई भी बिजनेस सिर्फ 3 मोड में कर सकते हैं। या तो आप सोल प्रोप्राइटर, मतलब एक ही बंदा है, वही मालिक है, सिंगल ओनर, और उसके आराम से उसकी काम चल रहा है। दूसरा आप 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर। कंपनी अधिनियम 1956 जो अभी 2013 में रिवाइज हुआ, इसके अंतर्गत पंजीकृत कराओ और काम करो। तो हमारा KGS जो काम कर रहा है वो इस मोड पे कर रहा है, PBT LTD। आई होप इतनी बातें मैंने समझा पाई आपको। आगे देखो तो दोस्तों अगर वो कोई फर्म है, मतलब इन दोनों केस में या तो कोई फर्म है मतलब सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप, तो चौथा कैरेक्टर क्या होगा, F। A एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है। T ट्रस्ट है अगर कोई, B बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, G गवर्नमेंट एजेंसी है, तो चौथा कैरेक्टर G होगा। ये सब आपको इतना तो याद नहीं रखना है, बस 2-3 ही काफी है, इतना समझ गया आप। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा इन द 4th कैरेक्टर, देखो लिखा है यहाँ पे द 4th कैरेक्टर। आइए दोस्तों देखिए कितना अच्छा है। तो आपने अपने पेन कार्ड को दिमाग में रखो, शुरू की 3 अल्फाबेटिक सीरीज होती है, चौथा नहीं होल्डर की आइडेंटिटी बताता है कि वो पर्सन है, इंडिविजुअल है, ट्रस्ट है, कंपनी है, फर्म है, पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, क्या है। 5वां कैरेक्टर देखो कितना बढ़िया है। आप देखो 5वां कैरेक्टर जो होगा, 5वां कैरेक्टर वो हमेशा आपका सरनेम होगा या एंटिटी का नेम होगा। जैसे कोई सरनेम तो बंदे का है तो सरनेम हो जाएगा, सरनेम का पहला अक्षर। आप अपना सरनेम देखो, या जिसका सरनेम नहीं होता, नाम अकेला है, उसका पहला अक्षर देखो। कोई ऐसा जिसका सरनेम नहीं है, नाम अकेला लिखा है आधार कार्ड पे, मतलब पूरी क्लास में कोई तो होगा जिसका नाम अकेला लिखा है आधार कार्ड का। तो लो देखो, पेन कार्ड हाथ में लिए तो क्या है, नहीं अरे तो नहीं देखो, मुझे नहीं क्या करूंगा, तो मैं देख रहा था तुम्हारा नाम अकेला है, सरनेम नहीं लिखा, कुमार तो सरनेम ही आ गया। तुम्हारा 5वां कैरेक्टर क्या होगा, 5वां कैरेक्टर क्या होगा तुम्हारा। तो दोस्तों देखिए 5th कैरेक्टर सरनेम होता है, बोलो क्लियर। एंड देखते हैं भैया 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 हो गया यार, गवाह को दिखा क्यों रहे। दोस्तों जो नेक्स्ट 4 है वो एक सीक्वेंशियल नंबर होता है, आ यूनिक सीक्वेंशियल नंबर, 4 नंबर कुछ नहीं, इतना क्यों करना। बजा देखो शुरू के 3 अल्फाबेट्स हैं, चौथा सरनेम नहीं, चौथा आपका आइडेंटिटी है, क्या है आप, 5वां आपका सरनेम, अगर सरनेम नहीं है तो आपकी कंपनी है, आपका नाम है, उसका पहला अक्षर, और नेक्स्ट 4 ऐसे मेरे में 8477 मेरा है 8477, ऐसी 4 कोई भी नंबर होंगे, बस याद रखो 4 क्या होंगे नंबर, कोई भी नंबर। और लास्ट में दोस्तों लास्ट का जो नंबर है वो चेक डिजिट है, जो मैंने आपको अभी वहां पर भी बताया था, चेक सम, जैसे चेक सम देखो, चेक सम बताया था, तो ऐसे ही एरर को आइडेंटिफाई करता है ये, तो वही साइंटिफिक कैरेक्टर है एक तरीके का ना। दोस्तों ये जो लास्ट का अल्फाबेट होता है, लास्ट का चेक डिजिट एन अल्फाबेटिक कैरेक्टर, आपका देखो लास्ट में अल्फाबेट होगा, जैसे मेरे लास्ट में ई, मेरे में ई है, तुम्हारे में कुछ भी हो सकता है यार। दोस्तों यूज्ड एज अ चेक डिजिट टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी, देखो ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द पेन यूजिंग अ स्पेसिफिक फार्मूला। मैंने भैया आपसे बोला चेक सम निकालने के लिए फार्मूला होता है, एल्गोरिथम होती है, उसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है एक लास्ट में, लेकिन याद रखना अल्फाबेट होगा, दैट्स ऑल। बताओ दोस्तों क्या हमने पेन नंबर जीएसटी नंबर को डिकोड कर लिया, बाकी आईएफएससी आपको पता है, एमआईसीआर पता है, और दोस्तों लाइक स्विफ्ट कोड आपको पता है ना। तो इतनी सारी चीजें हो गई, बट इतनी कोड है इंडिया में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्विफ्ट कोड आज से 11 कैरेक्टर का, आईएफएससी 11 कैरेक्टर का, एमआईसीआर 9 कैरेक्टर का, शुरू के 3 सिटी, देन बैंक, देन ब्रांच, बोलो यस दैट्स इट। चलो एक चेक तुमने कम लगाई, कॉल चला गया वो, हाँ जल्दी बोलो, पढ़ाना भी है मुझे यार। क्या ये तो मैंने आपसे दिया था ना सवाल, पढ़ा आपने, तो छोड़ो फिर और पढ़ो, टाइम दो ना, छोड़ना। आज तुमने तो अस्त्र पर अस्त्र कर दिए, तुमने तो बंदूक ही फेंक दी अपनी, मारोगे कैसे।
बोले हाँ बेटा। प्राइमरी डेफिसिट कुछ भी नहीं, फॉर्मूला याद करो, आगे चलो बस। फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, बोले तो जो ऋण लिया है, नहीं जो ऋण लेंगे उस ऋण से पीछे वाले वर्षों का ब्याज भी देंगे तो माइनस ब्याज भुगतान, फॉर्मूला याद करो, काम हो जाएगा तुम्हारा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजें समझ में नहीं आ रही उन पर लोड नहीं लो, क्योंकि समझ के क्या अर्थशास्त्री बनना है क्या? जो चीजें समझ में आ जाए, नहीं आई मेरा स्टाइल है, नहीं आए फॉर्मूला रटो, चीजों को रटो, आगे बढ़ो, खत्म बात। तो प्राइमरी डेफिसिट वैसे तो बता दिया कि आप ऋण लेने के बाद भी कितने घाटे में होंगे, ये चेक करने के लिए होता है प्राइमरी डेफिसिट, जो बताता है कि जो ऋण लोगे माइनस उससे पुराने ऋणों का ब्याज भी दोगे, अब तो इतने घाटे में रहोगे भी ऋण लेने के बाद भी, बोलो यस दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। फॉर्मूला तो राजकोषीय घाटा, बोले तो बोरोइंग्स माइनस ब्याज भुगतान। एक मिनट, क्या करोगे जानकर? कहां दिखाओ मुझे, लाओ दिखाओ, हाँ बेटा तुम बोलो। आईजीएसटी, अभी रुको, अभी देखते हैं। जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कह रहे हैं का तात्पर्य क्या है? विक्रेता कर देता है, खरीदार कर देता है, दोनों कर देते हैं, सरकार कर देती है। तो देखो सरकार तो कर देती नहीं है, और जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, बेटो ये बताते हैं आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है प्लीज लाइए। तुम बताओ कहां लिखा, देखो मुझे क्या है, कौन सा जीरो रेटेड? नहीं मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा था ना। तो जीरो रेटेड सप्लाई है, घरेलू आपूर्ति, एसईजेड को आपूर्ति, शराब की बिक्री, पेट्रोल की बिक्री, किसमें, किसके संदर्भ में? जीएसटी के संदर्भ में बात हो रही क्या जी? ऐसे मुझे लगता है वही सही आंसर होगा इसका, वो तो हमें भी नहीं आ रहा, तुम्हें कैसे आएगा? जब हमें नहीं आ रहा तुम्हें कैसे आएगा? फालतू सवाल ही बनाते हैं ना कुछ लोग। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कोई बेंचमार्क तो नहीं है कि अगर आप कहीं भी ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे होंगे ये सवाल, हाँ कहीं भी, तो ऐसा कोई बेंचमार्क तो नहीं है कि अगर किसी ने सवाल पूछा है तो बहुत सही सवाल ही होगा। तो ये फालतू चीजें, मतलब इनको मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता ऐसे, हाँ ठीक है ना। बाकी मैं देखता हूँ जीरो रेटेड सप्लाई और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ, टैक्सेस दैट आर लेवाइड ऑन एनी, नहीं बेटा ये तो लिखा इंटर स्टेट परचेज लिखा ना, हाँ तो इंटर स्टेट ट्रेड लिखा ना, तो आईजीएसटी लगेगा। कंट्री क्यों बोल रहे तुम? नहीं क्या ये इंटर स्टेट है क्या? टैक्सेस दैट आर लेवाइड ऑन एनी, ये बताओ तुम, यहाँ पे अंतरराज्यीय है ना, ये देखो पहले तुम इसको देखो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छुपा है, इसको थोड़ा सा ऐसे करोगे, ऐसे निकालो, ये है ना इंट्रा स्टेट, तो इंट्रा स्टेट पे सी और एस दोनों लगेगा, सी और एस, ये सही तो बता है, क्या दिक्कत है इसमें? लोगो अरे तुम सारे लोग बताओ, बोलेंगे भी तुम सारे लोग, मुझे जवाब देखो, इनसे निकलवाते हैं। एक है इंटर स्टेट ट्रेड, एक है इंट्रा स्टेट ट्रेड, तो मुझे बताओ इंट्रा स्टेट ट्रेड पर कौन सा जीएसटी लगता है? सी और एस दोनों, देखो समझ जवाब दिया। और इंटर स्टेट पर आईजीएसटी, सही है नहीं? तो इनका सवाल ये पूछा कि इंटर स्टेट जीएसटी पे कौन सा लगेगा, तो इनका आंसर में सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब तुम सवाल बताओ, कोई मुझे अमेज़न और फ्लिपकार्ट का बिल दिखाए अपने मोबाइल पर जल्दी से, हाँ तुम निकालो तो जल्दी से, जल्दी यार, मैं तो आधा घंटा लोग बर्बाद हो गया, मेरा पढ़ा भी नहीं पाया, जल्दी दिखाओ मुझे, और 10-15 मिनट और क्लास लूंगा फिर मैं खत्म करूंगा आज का सेशन। हाँ तभी तो देखो दोस्तों, अब इनका देखो लिखा है शिप्ड फ्रॉम कर्नाटका इंडिया से, इनका कोई प्रोडक्ट है वो बेचा गया वहां से चला ऑनलाइन, और शिप्ड टू लिखा है राजपथ पटना, अशोक राजपथ पटना, राइट। तो मुझे बताओ इंटर स्टेट हो गया तो क्या लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए? आईजीएसटी लगना चाहिए। तो देखो आईजीएसटी लगना चाहिए, ये बड़ा लिखा है आईजीएसटी, बोलो जी सही है, लो हो गया तुम्हारा। तो नेक्स्ट कोई और दिखाएगा मुझे बिल? हाँ ला लो फिजिकल लाओ, देखो दोस्तों चलेगा यार, भैया समय बर्बाद हो रहा है मेरा, ले मैं चाहता हूँ तुम अच्छे सीख लो। देखो लिखा है बेटो, ये देखो इनका प्रोडक्ट बिल टू और शिप्ड टू, ले प्रोडक्ट कहां से चला? ये प्रोडक्ट चला इनका सोल्ड बाय, ध्यान देखना, सोल्ड बाय कोई कंपनी है, और वो कंपनी है अमराहा बीटा, पटना की, बिहार की कंपनी है, और बेचा भी गया कहां पे प्रोडक्ट? बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार में। तो अपने बताओ क्या लगना चाहिए? आईजीएसटी। एक टोपा तुम्हारा खींच के ना, सी और एस जीएसटी लगना चाहिए, सी और एस। तो देखो इनके में इतना बड़ा यहाँ लिखा है, बस नहीं बड़ा हो सकता, सी और एस जीएसटी आधा आधा 9%, बोलो जी यस सही है। किसका था ये? लो दोस्तों इस बिल को देखते हैं, शिप्ड बाय खान ग्लोबल स्टडीज, नोएडा उत्तर प्रदेश, जो हमारा हेड ऑफिस है वहां से, और ये चला है क्या, कहां के लिए? और ये पटना के लिए है क्या? हाँ ये लिखा है बिहार पटना। तो दोस्तों इंटर स्टेट हो गया, राइट, तो इसमें सी और एस जीएसटी लगेगा, बस खत्म है। वही आईजीएसटी यार, भावनाओं को समझो, मैं देख रहा था कहां है, दिख नहीं रहा मुझे इसमें, जो भी हो तो समझ गया ना, लो दे दोस्तों नहीं लिखा उसमें, नहीं है। चलिए आज हम आगे चलते हैं, सबके सवाल सॉर्टेड। वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब हम लोग कंपनी को पंजीकृत कराते हैं उसमें मिलता है। पहले दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर लिख लो, फॉरेन ट्रेड, दैट इज विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार, बहुत गौर से सुनेंगे, या इसका नाम है एक्सटर्नल सेक्टर, चैप्टर का नाम ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। सबसे पहले आप इसमें एक शब्द याद करो, तो हम फास्ट में रहेंगे। आपसे सबसे पहले सवाल आ सकता है फॉरेक्स रिजर्व पर, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, फुल फॉर्म होता है इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हिंदी में फॉरेन मतलब विदेशी, एक्सचेंज मतलब मुद्रा, एंड रिजर्व का मतलब भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार। दोस्तों जो विदेशी मुद्रा भंडार है बहुत थोड़ा फास्ट रहेंगे और मुझे सुन के लिखते जाना। दोस्तों जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो सारे लोग मुझे बताइए, वो जो विदेशी मुद्रा भंडार है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आप लोग मतलब ये होता क्या है? इसका मतलब है देश में कितनी मुद्राएं, विदेशी मुद्राएं, यही समझते हो आप? जैसे हम कहेंगे देश में, कल मैंने कहा था कि लगभग 650 बिलियन का हमारा उधार है, और मैंने कहा लगभग 700 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, ऐसे बताया था। तो रिजर्व जब भी मैं बोलूं कि भारत में था, मैंने आरबीआई पढ़ाया, उसमें कार्य लिखवाया आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार लिखा होता है आरबीआई पर। तो आप लोग सोचते हो विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब आप क्या सोचते हो कि देश में कितना यूएस डॉलर है, यूरोपियन यूरो कितने हैं, यही सोचते हो, यही सोचते हो, लेकिन इतना नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार 4 चीजों से मिलकर बनता है। कितने चीजों से? आइए वो समझिए। नंबर 1 फॉरेन
करेंसी एसेट्स, शॉर्ट में कहते हैं एफसीए, एफसीए विदेशी करेंसी परिसंपत्तियां। इसका मतलब क्या है? जो आप सोचते हो वही। कितना देश में यूएस का डॉलर है, यूरोप का यूरो है, जापान का येन है, चाइना का युआन है, या इसी को ऑफिशियली हम रेनमिनबी भी कहते हैं, रेनमिनबी, दिस इज रेनमिनबी, ऑफिशियली कहते हैं इसको। कितना यूके का पाउंड है, बोलो जी क्लियर। तो मेरे प्यारे साथियों प्लस और भी हैं, डॉट 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 कर सकते हैं। तो जो भारत में कितनी विदेशी मुद्राएं हैं, उनका रिजर्व कितना है, इसको सिंपल बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। एक तो ये हिस्सा होता है इसमें, दूसरा हिस्सा गोल्ड रिजर्व होता है इसमें। आरबीआई के पास कितना स्वर्ण भंडार है, आरबीआई के पास कितना स्वर्ण भंडार है, ये इसमें शामिल होता है। ऑनलाइन फोकस करेंगे। फिर दोस्तों आरबीआई के पास कितना गोल्ड रिजर्व पड़ा है, वो भी फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा है। तीसरा इसमें है एसडीआर, दिस इज स्पेशल ड्राइंग, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, हिंदी में कहते हैं विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होता है एक लाइन में बताएंगे, दो तीन चीजें बता देते हैं चलो। 1969 में प्रारंभ हुआ एसडीआर का कॉन्सेप्ट। क्या है ये? आईएमएफ की करेंसी है, या आईएमएफ की मुद्रा बोले तो करेंसी है। दोस्तों इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं, इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं, इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं, राइट। दिस कॉल्ड एसडीआर, मतलब मैं आपको एक ही लाइन में बताऊंगा, बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसको बताना। तो एसडीआर क्या है? तो आईएमएफ की करेंसी को एसडीआर बोलते हैं, आईएमएफ की करेंसी को एसडीआर। बस ये जब भी वर्ड है एसडीआर, दोस्तों व्हाट इज एसडीआर? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। बस इतना याद रखना कि एसडीआर का मतलब होता है आईएमएफ की करेंसी। और अच्छे से समझा देता हूं मैं आपको कि देखो एक एसडीआर की बास्केट है, समझना क्या है एसडीआर की बास्केट। इसमें यूएस का डॉलर, यूरोप का यूरो, जापान का येन, और यूके का पाउंड, और चाइना का युआन। ये जो युआन है ये 2016 में शामिल हुआ। मतलब एसडीआर, एक लाइन में सुन लो पहले, एसडीआर में के अंदर ये 5 करेंसीज हैं, अर्थात बहुत प्यार से सुनना। एसडीआर में कितनी करेंसी है? 5। दोस्तों जो भी कंट्रीज हैं ये सब, और मैं आईएमएफ हूं, इस समय आईएमएफ में 191 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? सही है। तो जो भी आईएमएफ के 191 मेंबर्स हैं, 191, आखिरी कंट्री बनी लिechtenstein, उसका सदस्य बना लिechtenstein। स्पेलिंग मतलब मैं प्रोनाउंस कुछ और भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो भी क्या करना पड़ो। तो अगर हम बात करें कि आईएमएफ के आप 191 मेंबर्स हो, मैं आईएमएफ हूं, कोई दिक्कत? दोस्तों जो 191 मेंबर कंट्रीज आईएमएफ में पैसा देंगी, क्या होता है हर कंट्री का एक कोटा होता है, एवरीवन क्या, और आप अपने कोटा के मुताबिक मुझे पैसा देते हो। तो जो आप भी मुझे पैसा दोगे, या आईएमएफ क्या करता है, एक लाइन में दिमाग में लोड करिए, अपने सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण देने का काम करता है आईएमएफ। फिर से अपने सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण देने का काम करता है आईएमएफ। ऑनलाइन फोकस कर रहे हैं दोस्तों, अलग सभी सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण कौन देता है? आईएमएफ। तो हर कंट्री अपने कोटा के अनुसार आईएमएफ में अपना हिस्सा जमा करती है। और एक लाइन में बस बता देंगे जीवन भर के लिए, और वो ये कि कोटा कैसे निर्धारित होगा? देश की इकोनॉमी के साइज के आधार पर। इकोनॉमी के मतलब देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है तो ज्यादा कोटा, छोटी है तो कम कोटा। वैसे इंडिया का जो आईएमएफ में कोटा है वो 2.75% का है। मतलब आईएमएफ के पास जितना भी फंड है उसमें से 2.75% इंडिया ने दिया। सही है। और दोस्तों और आईएमएफ शॉर्ट टर्म लोन उसी कोटे में देता है, फंड से देता है। अभी समझ में आ रहा है नहीं? तो जो भी कंट्रीज आईएमएफ को पैसा देंगी, या आईएमएफ जो भी कंट्रीज को पैसा देगा, वो दोस्तों इन 5 करेंसीज में लेन देन होगा। लेकिन आईएमएफ अपने पास लिखेगा कि भारत ने आईएमएफ को इतना एसडीआर दिया। ये जब आईएमएफ भारत को लोन देगा तो लिखेगा आईएमएफ ने भारत को इतने एसडीआर का लोन दिया। मतलब जो आईएमएफ की करेंसी है वो कौन सी है? एसडीआर। इंडिया की करेंसी रूपी, यूएस की डॉलर, जापान की येन, ऐसी आईएमएफ ने अपनी खुद की करेंसी बनाई और उसी को बोलते हैं एसडीआर। समझ में आ गया? और दोस्तों याद रखना एसडीआर क्या फिजिकली एग्जिस्ट करता है? मतलब जैसे इंडियन रुपया आप छू सकते हैं, डॉलर को छू नहीं, क्या डॉलर को छू सकते हैं? ऐसे दोस्तों एसडीआर को छू नहीं सकते हैं, इसलिए ये एक आर्टिफिशियल करेंसी है। याद रखना आर्टिफिशियल करेंसी है। क्या मेरे प्यारे साथियों इतनी बात सब समझ गए? दैट इज एसडीआर। तो जब भी एसडीआर आ जाए तो आप समझ लेना कि आईएमएफ की मुद्रा, जब भी एसडीआर आ जाए तो आप समझ लेना जो आईएमएफ अपने देशों के साथ जो लेन देन करता है उसी को बोलते हैं एसडीआर। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट है यहाँ पे आरटीपी, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रिजर्व, नॉट रिवर्स, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, हिंदी में बोलते हैं रिजर्व ट्रेंच स्थिति, रिजर्व ट्रेंच स्थिति। क्या होता है आरटीपी? एक लाइन में बताएंगे, सबको समझ में आ जाएगा। ये इंडिया है, सही है, ये आईएमएफ है। इंडिया ने आईएमएफ के पास अपने कोटा के मुताबिक अपने कुछ पैसा रखा, और इस रिजर्व से इंडिया कभी भी वापस ले सकता है, से 1%, से मान लो 25%, एग्जांपल कुछ भी और भी हो सकता है, जिस पर जो इंडिया ने आईएमएफ के पास रखा है तो वो आईएमएफ के पास, और वो भारत आईएमएफ से कभी भी वापस ले सकता है विदाउट एनी इंटरेस्ट पर। वो पैसा जो हम आईएमएफ से लेंगे और जिस पर हमें कोई ब्याज, दिस इज कॉल्ड आरटीपी, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। मतलब इंडिया ने आईएमएफ के पास कुछ पैसा जो भी कोटा रखा है, उस कोटे में से एक हिस्सा 20-25% भारत कभी भी आईएमएफ से ले सकता है, और जिस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। मतलब वो जो डॉलर वॉलर रखा है हमने, वो है तो आईएमएफ के पास, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व किसका है? भारत का। बस याद रखना, पेपर में डायरेक्टली सवाल आता है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है और क्या शामिल नहीं होता। क्या बात समझिए आप लोग? तो ये 4 चीजें मिलकर हमारे देश का क्या बनाती हैं? फॉरेक्स। एवरीवन, ये 4 चीजें मिलकर क्या बनाती है? फॉरेक्स, दिस कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सही है। चलो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा मुझे टाइम देना, मैं एक चीज को देख रहा था, ठीक है? या ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, ये तो पूछने की जरूरत भी नहीं है। नीतीश साहब ये लगाइए जरा थोड़ा सा।
तो हम दोस्तों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हूं आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का। ये इसलिए लगवा रहा, वरना ये मैं तो वैसे ही पढ़ाता हूं, आपको तरीका बताइए, लेकिन ये इसलिए है कि जैसे हम बहुत सारी चीजें कम समय में कर लें, बोलो जैसे, नहीं तो फिर हमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ये 3 इमेजेस लगाइए आप और लगा दीजिए तीनों, जल्दी करिए थोड़ा। तो दोस्तों थोड़ा सा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को देख लेते हैं जल्दी से। क्या एसडीआर समझ में आ गया? जब भी लिखा हो एसडीआर तो दोस्तों आईएमएफ की करेंसी, खत्म बात है। ये एसडीआर बास्केट में क्या क्या शामिल है वो याद कर लेना, और आईएमएफ की करेंसी को बोलते हैं एसडीआर। क्या कि बस ये आएगा एसडीआर किससे संबंधित है, आंसर लिखा हुआ आईएमएफ। ओके, एसडीआर बास्केट में तो कौन सी करेंसी नहीं है ये पूछा होगा। अच्छा, कौन कौन सा है? तो यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, यूके पाउंड, जापानीज येन, चाइनीज युआन। और उसके अलावा जितने क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स के वो हुए कि नहीं हुए? सारे कॉन्फिडेंस आ गया क्या? देख लो दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्या 2.75%। इररिलेवेंट सवाल है ये, तो मैंने भी कभी नहीं सोचा। मतलब अगर जो चीज हम ना सोचे वो तुम भी ना सोचो, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। नहीं समझे क्या? अगर हम फालतू में कुछ सोचेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सवाल इनका है कि आईएमएफ में भारत कौन पैसा देता है। तो भाई आईएमएफ भारत कौन पैसा देता है, ये तो भारत जाने, आईएमएफ जाने, अपन को क्या करना है? नहीं समझेगा मेरी बात? तो कौन देता है वो भारत और आईएमएफ जाने, समझ ना हमारी बात? नहीं समझेगा? दैट इज टोटली इररिलेवेंट सवाल, इररिलेवेंट। लेकिन खुरापाते हैं जवानी के जोश में, कई सारी खुरापाते होती हैं, लेकिन टीचर का काम है आपको समझा देना कि कुल जरूर चीजें मत सीखो, काम का नहीं है। होता तो मैं बताता आपको जरूर। जैसे देखो, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मत देखो, और क्या करेंगे? दिख रहा है, दिख रहा है, अब दिख रहा है, दिख रहा है, अब दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा वो नहीं देखे, क्योंकि सारी चीजें देखोगे तो फिर कांड हो जाएगा ना। जिसको नहीं दिख रहा वो ना देखे, जिसको दिख रहा सिर्फ वही देखे। थोड़ा दिखा? चलो, क्या पूछ रहा कोई? बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी का एक एग्जांपल। किसने पूछा? बिटकॉइन एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है। 2008 में सतोशी नाकामोटो ने इसको डेवलप किया। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है, इसका कोई विनियामक नहीं होता, बस इतना ही। 2018 में भारत सरकार ने, मतलब आरबीआई ने इसे बैन कर दिया था, और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर 30% का टैक्स लगता है। आप बताओ कल सवाल क्या था? कल सवाल क्या था? बिटकॉइन का सवाल क्या था कल? कोई अभी क्या सवाल था? सवाल आपका सवाल है क्या? मतलब आपका है ना, ये तो बिटकॉइन एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल है। पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में रखे हो, पूरे वर्ल्ड में 15,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिनमें एक बिटकॉइन है, एक सोलाना है, एक एथेरियम है, एक ट्रोन है, ऐसे करके डॉज कॉइन्स है, ऐसे करके पूरे वर्ल्ड में 15,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिनका एक एग्जांपल है बिटकॉइन। आईएमएफ की बात करें तो 1929 1929 में दोस्तों, जब अगर हम ध्यान से देखें तो यूएस में मंदी आई 1929 में। यूएस में अचानक से शेयर मार्केट यूएस का गिर गया, और यूएस में रिसेशन आ गया, और उसका रिसेशन इतना कर रहा आया कि यूएस की बड़ी बड़ी बैंकें, लेमन ब्रदर्स, वॉशिंगटन म्यूचुअल जैसी बड़ी बड़ी बैंकें यूएस की गिर गई, और यूएस की इकोनॉमी पूरी तरीके से चौपट हो गई। और साथ साथ यूएस ने कई सारे देश में भी, और ये पूरा जाके आगे एक वैश्विक रिसेशन में भी कन्वर्ट हुआ। अब दोस्तों लगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा कोई बॉडी होना चाहिए जो समस्या के समय सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान कर पाए। बुखार चढ़ने पर पैरासीटामोल मिल जाए, बुखार उतर जाता है। समस्या के समय शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिल जाए, समस्या दूर हो सकती है। दूसरा दोस्तों, जब 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय भी ऐसा महसूस हुआ कि यार कोई अंतरराष्ट्रीय बॉडी वित्तीय संस्थान होती। तब देखो मेरा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान होती तो यार हम उससे ऐसे समय पर विकट परिस्थिति में लोन ले लेते, तो हमारी आर्थिक परिस्थिति सही हो जाती। वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वॉर को लड़ने के लिए वेपन्स वगैरह चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, दूसरे देश से आयात करना है तो फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, मतलब विदेशी मुद्राएं होनी चाहिए। तो दोस्तों तब जाकर आवश्यकता पड़ी, तो पहले ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस होती थी, ब्रिटन वुड सम्मेलन। तो उन ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में, उन ब्रिटन वुड सम्मेलन में यह तय किया गया कि चलो हम एक काम करते हैं। और दोस्तों 1944 में तय किया गया कि ब्रिटन वुड सम्मेलन, ब्रिटन वुड एक जगह का नाम है यूएस में, जो वॉशिंगटन डीसी एक जगह है, न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन डीसी, वहां पर एक जगह न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर में एक जगह है दैट इज ब्रिटन वुड, जहां पे होते थे सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर के। तो 1944 के ब्रिटन वुड सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया कि हम आईएमएफ जैसी बॉडी, एक अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्था हम बनाएंगे, तो उसका नाम दिया गया आईएमएफ। फाइनली 27 दिसंबर 1945 में जाकर आईएमएफ की स्थापना होती है। 27 दिसंबर 1945 और 1944 में यह प्रस्ताव रखा गया। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही है, और आईएमएफ के समय जो हेड है वो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा है, और टोटल 191 मेंबर कंट्रीज हैं, और जो आखिरी मेंबर है वो है लिechtenstein। यहां पर 190 दिख रहा है, अब आप इसे सही कर लेंगे 191, लेकिन यहां पे चलो मैं कर देता हूं, ऐसे करता हूं कि टोटल मेंबर्स वर्तमान में, यहां पे लेता हूं वर्तमान में कितने हैं? 191। और दोस्तों जो 191st कंट्री है वो है लिechtenstein। जो 190वां देश था वो था अंडोरा, दैट इज कॉल्ड आईएमएफ। आईएमएफ अपने सदस्य देशों को, बस मुझे सुन लेंगे काम हो जाएगा तुम्हारा, नंबर 1 अल्पकालीन ऋण देता है, नंबर 2 वित्तीय स्थिरता है किसी भी देश में
जैसे वित्तीय अस्थिरता आई तो उसके लिए लोन दे दिया। तो आईएमएफ अपने देश सदस्य देशों को आर्थिक रूप से स्थिर बनाने में योगदान देता है। और विदेशी विनिमय दर क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। विदेशी विनिमय दर मतलब $1 कितने रुपए होगा, इस विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाने में मदद करता है आईएमएफ। जैसे हमारा $1 कभी 85 से हो जा रहा है, 92, 90 कभी हो 80। दोस्तों ये अच्छा नहीं है, हमेशा स्टेबल रहे, तो इसके लिए मदद कौन करता है, आईएमएफ। कैसे क्या रहता है वो भी हम पढ़ेंगे, कि $1 का बढ़ता है, का घटता है, वो पढ़ेंगे। फिलहाल इतनी बात समझ में आई कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो, मैं यहाँ पे क्रॉस मार देता हूँ। अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हो। जैसे अभी आपने कहा था, मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ में सभी सदस्य देशों का कोटा होता है। तो इंडिया का जो आईएमएफ में कोटा है वो 2.75% का है। आईएमएफ में कोटा 2.75, मतलब जो भी आईएमएफ के पास मान लो 100 रुपए है, उसमें से 2.75 रुपए किसने दिए, इंडिया ने दिए, टू मेंटेन द मेंबरशिप। आप मान लो कोटे का मतलब है कि मेंबरशिप फी, मान लो मेंबरशिप फी, ये मेरा स्टाइल है, मेंबरशिप फी, लेकिन कोटा वर्ड यूज करते हैं। और दोस्तों अब ये बताओ, आईएमएफ को कोई डिसीजन लेना है तो वो अपने सदस्यों से पूछेगा कि नहीं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है 1945 से ही है, तो क्या सदस्यों से पूछेगा कि नहीं, पूछेगा। तो उसके लिए वोट होगा, वोट। तो आईएमएफ में भारत को 2.63% के वोटिंग राइट्स हैं। कितने के, 2.63, सही है। दूसरी बात और सुन लो एक और, कि मैंने भी कहा था कि हर एक कंट्री का अपना अपना कोटा होता है आईएमएफ में, जो डिपेंड करता है देश की इकोनॉमिक साइज, जीडीपी कितनी है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा है कोटे के तरीके, तो ओपननेस, आर्थिक परिवर्तनीयता, अंतरराष्ट्रीय भंडार, इतना क्या ही पढ़ोगे तुम, छोड़ो, ये वाला आपको पढ़ना नहीं है, क्रॉस मार दिया। लेकिन मैंने बस थोड़ा सा तो आइडिया दे दिया कि आईएमएफ में किस कंट्री का कितना कोटा होगा, कौन कितना लोन ले सकता है। तो ये डिपेंड करेगा देश की जीडीपी के आधार पर। तो कोटे का सबसे बड़ा हिसाब देख भी रहोगे, 50% क्या है, जीडीपी। दैट्स इट, बोलो जी, क्लियर ना। दिस इज आईएमएफ। दोस्तों आगे चलते हैं, आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, है ना। अगर हम बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से आपको बताएं तो एक्चुअली वर्ल्ड बैंक नाम की कोई संस्था होती नहीं है पूरे वर्ल्ड में। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक कुछ है ही नहीं है। फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है दोस्तों, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके ग्रुप, उनको जोड़ दें तो उसे कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्या कहते हैं, मतलब जैसे आईएमएफ नाम की संस्था है, आरबीआई नाम की संस्था है, यूएस की केंद्रीय बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम, वो संस्था है। लेकिन ऐसी दोस्तों वर्ल्ड बैंक नाम का कोई संस्थान नहीं है, वर्ल्ड बैंक नाम का कोई संस्थान नहीं है। दोस्तों 5 अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनः निर्माण एवं विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था, आईसीएसआईडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र। अगर हम इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला दें तो बनता है वर्ल्ड बैंक, जो कि ये है आपके सामने। दोस्तों ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ग्रुप को हम एक साथ जोड़ दें, सो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। नाउ लुक एट दिस वेरी कीनली। तो हमने बात करी सबसे पहले आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या होता है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय हम आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक मानते हैं। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक के 5 ऑर्गन्स हैं, मान लो 5 अंग हैं, इनको मिलाकर बनता है वर्ल्ड बैंक, राइट। दोस्तों अगर हम कहें कि मानव क्या है, तो मानव तो कुछ है ही नहीं। दोस्तों ये जो आपका शरीर है, इनसे मिलकर क्या बनता है, मनुष्य बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड मनुष्य, मानव। अरे बोलो ऐसे, ऐसी वर्ल्ड बैंक कुछ भी नहीं है। आईबीआरडी, आईडी, आईएफसी, मीगा, आईसीएसआईडी, ये 5 संस्थान को जोड़ दो तो बन जाता है वर्ल्ड बैंक। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा वर्ल्ड बैंक का क्या है, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक एक लाइन में सुनते चलेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट। दोस्तों जब 27 दिसंबर 1945 में आईएमएफ बना था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, याद आया, उसी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 27 दिसंबर 1945 को ही आईबीआरडी भी बनाया गया। आईबीआरडी भी, बोलो समझ गए। इसलिए दोस्तों आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों एक ही सम्मेलन, ब्रिटेन वुड सम्मेलन में, और 27 दिसंबर 1945 में ही बने। इसलिए हम आईएमएफ और आईबीआरडी को कहते हैं ब्रिटेन वुड ट्विन्स। एवरीवन क्या कहते हैं, ब्रिटेन वुड ट्विन्स, सही है। एक लाइन में और सुन लीजिए, मतलब कुल मिलाकर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक, तो कुल मिलाकर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या एक ही कॉन्फ्रेंस में बने। आईएमएफ से कहा गया बेटा तुम एक काम करना, अपने सदस्य देशों को शॉर्ट टर्म लोन देना, उसने कहा ओके। आईबीआरडी से कहा गया बेटा तुम एक काम करना, अपने सभी सदस्य देशों को लॉन्ग टर्म देना, उसने कहा लोन देना, उसने कहा ओके। तो आईएमएफ शॉर्ट टर्म लोन देता है, आईबीआरडी लॉन्ग टर्म लोन देता है। बोलो आनंद आया, पक्का। आगे चलें दोस्तों, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद 1960 में बना। बस एक लाइन में याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक के जितने भी पुअर मेंबर कंट्रीज हैं, शब्दों पर गौर से सुनेंगे, गरीब सदस्य देश हैं, उनको लॉन्ग टर्म लोन देता है, वो भी बिना किसी ब्याज के। बात खत्म, पैसा आ जाम। बोलो समझ में आया। आईडीए वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है, अपने गरीब सदस्य देशों को बिना किसी ब्याज के लॉन्ग टर्म लोन देता है। और याद रखना, जो लोन आपको बिना ब्याज के या कम ब्याज के मिलता है उसको कहते हैं सॉफ्ट लोन। एवरीवन क्या कहते हैं, जब आपको लोन क्या मिले, बिना ब्याज के या कम ब्याज के, तो उसे कहेंगे सॉफ्ट लोन, सॉफ्ट। इसलिए दोस्तों हम आईडीए को वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जानते हैं, विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो, आईडीए। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इसलिए बनाया गया कि भैया देखो, ईसा 1988 में और 56 में बनाई, और इससे कहा गया कि आप अपने जितने भी डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे विकासशील सदस्य देश, बोले तो भारत एक विकासशील देश है, कहा गया कि आप सब लोग अपने डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज को नो के प्राइवेट सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म लोन देंगे। खत्म बात। मतलब जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, रिलायंस एक प्राइवेट सेक्टर है, टाटा एक प्राइवेट सेक्टर है, तो रिलायंस को और टाटा को कभी इंटरनेशनल लेवल से लॉन्ग टर्म लोन लेना है तो एक इसकी शरण में जा सकते हैं, आईएफसी की शरण में। मीगा नाम से ही काफी हो जाएगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय विनियोग का निवेश गारंटी संस्था। इसका मतलब है एक देश कई सारे देशों में जाकर निवेश करे और कई सारे देशों से लोग आकर इंडिया में निवेश करें, कंपनीज, इनको प्रमोट करने का काम किसका है, मीगा का है। इंडिया की कंपनियां कई सारे देशों में हो और कई सारे देशों की कंपनियां इंडिया में, दैट इज कॉल्ड मीगा। इज इट ऑल राइट। आगे चलें मेरे प्यारे साथियों, आईसीएसआईडी नाम से ही काफी है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ, देखना, निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र। बताओ समझाया, समझ गए। मतलब वर्ल्ड बैंक का एक ऑर्गन है, अगर किसी सदस्य देशों के बीच निवेश संबंधी विवाद है तो उनको कौन सुलझाता है। और लास्ट पॉइंट याद रखेंगे, लास्ट पॉइंट वर्ल्ड बैंक में कि जो आईसीएसआईडी है, भारत वर्ल्ड बैंक के आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा का सदस्य है, लेकिन
CSID का भारत सदस्य नहीं है, दैट्स कॉल्ड। और जो दोस्तों ICSID के जो डिसीजंस होंगे आर बाइंडिंग, इसका मतलब इसके निर्णय बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी होते हैं। अगर ICSID ने कोई निर्णय दे दिया तो वो बाध्यकारी होगा, सदस्य देशों को मानना ही पड़ेगा। सो दैट्स कॉल्ड IMF और वर्ल्ड बैंक। अगर मुझे IMF और वर्ल्ड बैंक में स्नैपशॉट दिखाना है आपको कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो वो ये रहे IMF और वर्ल्ड बैंक। सबसे पहला अंतर दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था को क्या करता है, मजबूत बनाने की सलाह देता है। दूसरी बात, ये आर्थिक स्थिरता, विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाने में काम करता है, बताया था भी आपको। देन ये कैसा लोन देता है, शॉर्ट टर्म अल्पकालीन लोन देता है। IBRD या वर्ल्ड बैंक की बात करें तो दोस्तों ये सदस्य देशों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लोन देता है, बोलो ऐसे। और अच्छी बात है, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है, राइट। और दोस्तों गरीबी उन्मूलन के लिए भी काम करता है। आपको याद करो, भूलना नहीं, अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा $3 पर पर्सन पर डे, पहले था $2.15, पहले कितना था $2.15, अभी हो गया $3। तो आप मुझे बताओ, क्या वर्ल्ड बैंक गरीबी रेखा के लिए भी काम करता है और वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है? आप देखिए दोस्तों, इंडिया में बनना है एक पावर प्लांट, मान लो क्या बनना है, राइट, बड़ा सा, और पावर प्लांट में लगेंगे कई करोड़ रुपए और बनने में लगेगा 4-5 साल। तो बताओ दोस्तों, उस पावर प्लांट के लिए सरकार को चाहिए लोन, तो कहां जाएगी? दैट इज कॉल्ड बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है, इंफ्रा डेवलपमेंट। आपको एक नेशनल हाईवे बनाना है, बड़ा सा पावर प्लांट, बड़ा सा एयरपोर्ट, बड़ा सा पोर्ट, तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कहां से लोन ला सकते हैं? वर्ल्ड बैंक, बोलो क्लियर। और ये मैंने सारी वर्ल्ड बैंक की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स लिखी और IMF की, और ये मान लो तुम्हारे लिए ये रामबाण चीज है। और आपको पिछले कई पेपर में मॉक टेस्ट में यहां से सवाल मिले होंगे कि जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट। दोस्तों ये कौन पब्लिश करता है? इनमें से रुको, इनमें से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये भी टीचर बता देता है। क्या बताओ कि आपको कभी किसी मॉक टेस्ट में कहीं भी ये सवाल मिला कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन, और आपको ये भी मिला होगा हिंदी में भी ऐसे लिखा होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ऐसे लिखा होगा। दोस्तों इसकी रिपोर्ट को बनाता है IMF। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टिक मारो, गोला लगा रहा हूं, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दोस्तों ये एक रिपोर्ट आती थी पहले, अब ये बंद हो गई 2020 में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, और एक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इनमें ये तीन इंपॉर्टेंट है, और इनमें से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये आपको मिली होगी कई बार पेपर में कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, मिला क्वेश्चन या? तो टीचर जब बताएगा तो वही बताएगा जो पेपर में आएगा। दोस्तों दो तरीके के टीचर बार-बार बताते हैं, एक तो वो पढ़ाता है जो उसे आता है, और दूसरा वो पढ़ाता है जो पेपर में आता है। नहीं समझे क्या दोस्तों? अगर मुझे वो पढ़ाना हो जो मुझे आता है, वो मैं इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे उतना नहीं आता है, और तुम्हें चित करना मुझे आता है कि मुझे कैसे तुम्हें चित करूं, तुमको वाक्य टीचर है KGS में। दोस्तों वो मैं ऐसी चीज भी पढ़ा सकता हूं जिससे तुम्हें बढ़िया स्वाद आए, लेकिन पेपर में कुछ नहीं आएगा, राइट। उससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और परमात्मा कल को मैं दुलाते मार के हमारा भविष्य खराब कर देगा, क्योंकि मैंने दोनों का भविष्य खराब किया तो मेरा तो भविष्य खराब होना ही है। अरे बोलो ऐसे। लेकिन दोस्तों जो टीचर बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए पढ़ाता है, परमात्मा उसका भी भविष्य बनाता है। भाई तुम्हारा भविष्य तो हमारा भी तो भविष्य है, नहीं है क्या दोस्तों? जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर मैं तुम्हारे साथ दोगलापंती करूंगा या मैं तुम्हारे साथ अच्छा काम नहीं करूंगा, तो परमात्मा मेरे साथ भी दोगलापंती करेगा, सीधी सी बात है। तुम आज पढ़ोगे तो सिलेक्ट होगे, मैं आज ईमानदारी से पढ़ाऊंगा तो कल को और आगे जाऊंगा, तो सिंपल सी बात, तुम्हें आगे जाना तो मुझे भी तो आगे जाना है, नहीं समझे क्या? तो अगर तुम्हें जीवन में कुछ करना है तो मुझे भी कुछ करना है। हाँ तुम्हें शुरुआत से करना है, मेरा कुछ हो रखा, कुछ करना रह गया है, तो सिंपल सी बात है। इसलिए आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, करो तो अपने टीचर को देख के थोड़ा और मेहनत करो यार। टीचर इतना पढ़ा रहा है, इतना, अभी सुबह 8 से 10 क्लास ली, फिर 11 से 1 तुम्हारी है, फिर दोस्तों समझता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बोरिंग रोड में क्लास है, वो इसको बता गाड़ी तैयार रखना तुरंत। कैसे देखो बीच में ये भी है तैयार रखना, तुरंत निकलेंगे, नहीं निकल पाए तो खाना छूटेगा, पढ़ाना छूटेगा, ना खाना छोड़ेंगे ना पढ़ाना छोड़ेंगे। ऐसे मैनेज करना, तुम भी रहोगे कल को, क्या बात करो, कल को बदली डाल के तुम लोग भी कर रहे होगे अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो ये हमारे काम है, ईमानदारी से करना काम। जब तुम्हें जो पोस्ट मिले उस पोस्ट को ईमानदारी से, उस कुर्सी की इज्जत करते हुए निभाओ। मैंने ये भी कहा मौका मिले तो लूट लो सामने वाले को, लेकिन किसको लूटना है ये भी एक बेंचमार्क बनाना अपना, किसको लूटना है किसको नहीं लूटना है ना। अगर बेंचमार्क नहीं बनाओगे तो बेटा तुम तो माला माल जाओगे, लेकिन तुम्हारी जो औलादें आएंगी वो बर्बाद रहेंगी। अभी से बता दिया तुम्हें, इतने स्पष्टवादी शब्दों में कोई तुम्हें नहीं बताएगा, बोलो जी ऐसे। तो नहीं है विश्वास तो तुम अपने अगल बगल अगर कोई पुलिस वाले रहते हो उनकी औलादों को देख लेना, बस तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे मुझे कुछ नहीं बताना, समझ गया ना? बस तो बस यही है दोस्तों। फिर किसके लिए ही काम करके जाना, जो तुम्हारा अंश है वही बर्बाद हो गया, तो ऐसा काम ही क्यों करना? अगर मेरा बाप कुछ ऐसा काम करता जिससे मेरा भविष्य बर्बाद होता, तो फिर मेरे बाप को वो काम करना ही नहीं चाहिए था, मैं साफ बोल देता पापा तुम्हारी तो है। अरे बोलो ऐसे। तो इसलिए बेटा बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, अगर मैं इतने बाप के इतने बच्चों को का भविष्य ढंग से मैं काम ना करूं तो जाहिर सी बात है कल को मेरे भी 2 नन्हे मुन्ने, उनका भी भविष्य कोई बर्बाद करेगा जैसे मैं तुम्हारा करूंगा। समझ में आएगा नहीं? इसलिए अपन हर चीज को ध्यान में रखते हुए बड़ी ईमानदारी से अपना काम करने का प्रयास करते हैं। होता है नहीं होता वो तुम लोग बताओगे, कम ऑन यस नॉट। और जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने वो काम बहुत अच्छे से कर भी दिया है। इकोनॉमिक्स तुम लोगों की सुधर गई होगी, लेकिन कंडीशन अप्लाई, 2 प्रकार के बच्चे मिलते हैं। कल शाम को एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, बीबीएससी बैच की कोई स्टूडेंट होगी, उसने कहा सर एक महीने भी बैच नंबर 6 खत्म हुआ, उसने कहा सर मेरा बैच नंबर 6 था वो खत्म हो गया है, अब मुझे बताइए कि मुझे कौन सी किताब लूं जिससे मैं एमसीक्यू कर पाऊं, राइट। तो मेरा मन हुआ उसकी अगर सामने होती चुड़ैया पकड़ के दीवार मार के खून निकाल देता उसके सर से मैं, राइट। मतलब हाँ मतलब भाई, क्योंकि सोच रहा हूं मैं कि जब मैं रोज क्लास में जाता था, जैसे तुम्हारी क्लास में पूछता हूं रोज ऑलमोस्ट क्या भाई एमसीक्यू लग रहे हैं, तो कहते हाँ बढ़िया से हाँ। तो मैं सोच रहा था जी की पूरे बैच में क्या कर रही थी दोस्तों जब मैं पूछता था कि एमसीक्यू, तो इसका मतलब वो अपने दिमाग से चल रही थी, तो इसका मतलब ऐसी वो ससुराल में भी अपने दिमाग से चलेगी और सास ससुर और पति तीनों से उसकी लड़ाई रहेगी दोस्तों, उसका जीवन बर्बाद है। इसलिए बेटा हर चीज में अपना दिमाग नहीं चलाते। अगर तुम हमारे पास आए हो तो तुम हमारे दिमाग से पढ़ो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर दोस्तों एक लाइन में लिखो वह दर, एक लाइन में लिखो वह दर जिस पर, वह दर मतलब रेडी बच चल रहे, वह दर जिस पर दो देशों की मुद्राओं, तो मैं थोड़ी दोस्तों जल्दी क्लास छोड़ूंगा, सही है? तो फिर मुझे पहुंचने में भी टाइम लगेगा और थोड़ा सा मैं सेटल भी होऊंगा। देन दोस्तों अभी ऐसे हम लगभग 1.5 घंटे की 3-4 क्लास ले लेंगे, सो दैट वैसे तो मेरा मन था कि मैं लंबी क्लास लूं लेकिन ले नहीं पा रहा क्योंकि 2 बजे वहां क्लास है। तो चूंकि आज 2 नए बैचेस हैं तो थोड़ा सा मुझे भी कुछ करना होता है वैसे पहले थोड़ा मतलब, तो मैं सोचा जल्दी पहुंच जाऊं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसलिए मुझे जाना है, नहीं तो मैं कल से 1 बजे तक ही लेने की कोशिश करूंगा। और है ना, तो पहले लिख लो वह दर जिस पर 2 देशों की मुद्राओं का विनिमय होता है, 2 देशों की मुद्राओं का विनिमय होता है। नीचे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल ऐसे। बताओ दोस्तों लोग एट द बोर्ड, आप मुझे $1 दो, मैं आपको 90 रुपए देता हूं, तो 2 देशों की मुद्राओं का विनिमय मतलब आदान प्रदान, विनिमय का मतलब एक्सचेंज,
बताओ इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। एवरीवन क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। इज इट ऑल राइट? नाउ थोड़ा आगे चलें दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर के निर्धारण की विधियां, विदेशी विनिमय दर के निर्धारण की विधियां, विदेशी विनिमय दर के निर्धारण की विधियां। दोस्तों अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट का निर्धारण करना है, अंडरलाइन कर लो दोस्तों उसको और डब्बे में मेरी तरह बंद कर लो। विदेशी विनिमय दर के निर्धारण की तीन विधियां हैं, तीन विधियां हैं। एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, मेरे साथ साथ लिखना है स्थिर विनिमय दर प्रणाली, स्थिर विनिमय दर प्रणाली, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, हिंदी में चल, और यू कैन से दैट लचीली, लचीली विनिमय दर प्रणाली, चल या लचीली विनिमय दर प्रणाली। और एक और है मैनेज्ड, मैनेज्ड फ्लोटिंग। अच्छा हाँ, यहाँ पे फ्लेक्सिबल ऑब्लिक फ्लोटिंग लिख देना, फ्लेक्सिबल ऑब्लिक फ्लोटिंग इंग्लिश में, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। दिस इज प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली, विनिमय दर प्रणाली। तो हमारे भारत में विदेशी विनिमय दर को निर्धारित करने के ये तीन सिस्टम्स हैं। विदेशी विनिमय दर को हम इन तीन प्रणालियों से तय करते हैं, या तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, या फ्लेक्सिबल, या मैनेज्ड फ्लोटिंग। मतलब मैं आपको इन सिस्टम के माध्यम से ये सिखाऊंगा कि $1 कितने रुपए होगा, ये कैसे तय होगा। बोलो सीखना चाहोगे? $1 जो अभी 90 रुपए चल रहा है, ये कब 90 से 85 पे आ जाएगा और कब 90 से 95 तक पहुंच जाएगा। कैसे 90 से 95 और 85 की जर्नी ये तय करता है। मतलब कुल मिलाकर डॉलर और इंडियन रुपये का जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे तय होता है, कब बढ़ता है, कब घटता है, इन चीजों का हम डिस्कशन करेंगे इसमें। बोलो जी यस। अब अलग से एक हेडिंग लिख लो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्थिर विनिमय दर प्रणाली। अलग से लिखिए, स्थिर विनिमय दर प्रणाली, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्थिर विनिमय दर प्रणाली, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्थिर विनिमय दर प्रणाली। अलग से हेडिंग बनाइए, ऑनलाइन मुझे सुनते हुए काम करिए, अलग से एक हेडिंग बना लीजिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्थिर विनिमय दर प्रणाली। लिख लिया? पहला पॉइंट, यह सबसे प्राचीनतम, यह सबसे पुरानी विनिमय दर प्रणाली है, विनिमय दर प्रणाली है, राइट। मतलब बस इसको लिखते हुए आप समझ गए कि सबसे पुरानी विनिमय दर प्रणाली है। मतलब देखो, अगर मुझसे कहा जाए, आप लिख भी सकते हो कि इस प्रणाली का उपयोग 1970 के दशक के पहले तक होता था। अगर आपको लिखना है तो याद रखना 1972 से पहले तक हमारे पूरे विश्व में जो विदेशी विनिमय दर था वो इसी प्रणाली पर तय होता था। 1972 से पहले, तो आप लिख सकते हो 1970 के दशक से पहले इसका उपयोग होता था। मतलब 1970 से पहले तक जो विदेशी विनिमय दर था वो किस मेथड पे तय होता था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बोलो कौन सा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। कोई दिक्कत? दूसरी बात दोस्तों, आप लिख सकते हो इस विनिमय दर प्रणाली में, इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, इस विनिमय दर प्रणाली में, इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर, इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर स्वर्ण भंडार, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन करते हुए स्वर्ण भंडार को, स्वर्ण भंडार ब्रैकेट में गोल्ड रिजर्व, स्वर्ण भंडार ब्रैकेट में गोल्ड रिजर्व के आधार पर निर्धारित होता था। विदेशी विनिमय दर गोल्ड रिजर्व स्वर्ण भंडार के आधार पर तय होता था। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? नहीं समझ पाए तो विदेशी विनिमय दर किसके आधार पर तय होता था? गोल्ड। बस इतना ध्यान में सुनना, जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व है उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू उतनी ज्यादा महंगी थी। बोलो क्लियर? नेक्स्ट लाइन में इसे ब्रिटेन, और ये वाली जगह आपने छोड़ दी ना इतनी, ये IMF, वर्ल्ड बैंक और इन दोनों में अंतर, ये घर पे करेंगे। बोलो जगह छोड़ दी ना? नहीं छोड़ी तो इसकी बात कर लेना बाद में, एक ही बात है। देखो दोस्तों, इसे ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, इसे ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट ऑब्लिक गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड ऑब्लिक इसे ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट कॉमा गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, राइट। तीसरा इंग्लिश में लिखो, ऐसे चलेगा, पैक्ड एक्सचेंज रेट, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते थे, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते थे दोस्तों। ये इसके अलग-अलग नाम थे, ये इसके अलग-अलग नाम थे, ये इसके अलग-अलग नाम थे। इसी को हम गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट या पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते थे। बोलो क्लियर? क्यों, क्या रीजन था वो मैं समझाऊंगा, वो मैं समझाऊंगा। नीचे मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया गोल्ड रिजर्व। बोलो यस। नीचे देखो, थोड़ा सुनना, बाद में लिखना, आप थोड़ा सुनो, कॉन्सेप्ट सुन लो 1-2 मिनट। इसे जब दोस्तों ब्रिटेन वुड सम्मेलन होते थे, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, अरे बोलो यस, जब ब्रिटेन वुड सम्मेलन होते थे तो उन सम्मेलन में क्या होता था? उन सम्मेलन में हर एक कंट्री की करेंसी को गोल्ड की वैल्यू के साथ फिक्स्ड कर देते थे, फिक्स्ड। जैसे इस ब्रिटेन वुड सम्मेलन में मान लो तय किया गया कि भैया अब $1 जो है उसकी वैल्यू 40 ग्राम गोल्ड है, समझ गए? और ये किस आधार पर तय हुई? कि यूएस के पास जितना गोल्ड रिजर्व है उस आधार पर। इसी कॉन्फ्रेंस में तय हुआ कि एक यूके का पाउंड स्टर्लिंग जो है वो उसकी वैल्यू 10 ग्राम गोल्ड के बराबर है। कैसे? जितना गोल्ड रिजर्व था। तो हमारे एग्जांपल में आप देखो कि क्यों यूएस डॉलर की वैल्यू 40 ग्राम गोल्ड और पाउंड की 10। तो हमारे एग्जांपल में, ये सब मेरा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मतलब मेरे मन से बना हुआ। दोस्तों सिर्फ आप इतना समझो, यूएस के पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा थे इसलिए उसकी वैल्यू 40 ग्राम गोल्ड, और यूके के पास कम थे तो 10 ग्राम गोल्ड। तो ऐसे ही हर एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू गोल्ड की वैल्यू के साथ तय होती थी। नहीं समझ पाए? समझ गए दोस्तों? क्या आप बताइए, अगर आप मुझे कहें तो क्या मैं इस आधार पर ये कह सकता हूं कि भैया जो $1 है, एवरीवन ऑन द बोर्ड, जो $1 है वो 4 यूके पाउंड के बराबर है? बोलो कह सकता हूं जो $1 है वो क्या है? 4 यूके पाउंड के बराबर है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? $1 पर यूके पाउंड, दिस कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये किस आधार पर तय हुआ? गोल्ड रिजर्व। कहां तय हुआ? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। बोलो क्लियर? क्या दोस्तों इसे ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्यों कहते थे? क्लियर? दूसरा, इसे गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड क्यों कहते थे? क्लियर ऑलरेडी, क्योंकि गोल्ड तय करता था कि एक्सचेंज रेट कितना होगा। और दोस्तों पैक्ड का मतलब होता है, तो ध्यान समझना, पैकिंग अप ऑफ करेंसी का मतलब फिक्सिंग, पैक्ड का मतलब फिक्सिंग। इसका मतलब है कि यहां पे हमने करेंसी को गोल्ड की वैल्यू के साथ पैक्ड कर दिया, फिक्स कर दिया। दिस इज कॉल्ड पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो दोस्तों ये इसके नाम थे, क्यों, ये आप नीचे लिख सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एंड लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की, जिसका मैं कल यूज करूंगा। अगर आज आप नहीं समझ पाए तो कल की क्लास का आधा घंटा बेकार हो जाएगा। 40 मिनट मतलब 20 मिनट, क्या वो याद रखना। नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इस विनिमय दर प्रणाली में। दोस्तों ये अगर आपने लाइन नहीं सुनी और नहीं समझी तो कल की क्लास का 20 मिनट बर्बाद। और एक बेहतरीन सा टॉपिक दिमाग में जाएगा, लेकिन उतना परसेंट नहीं जाएगा जितना मैं चाहता हूं, इसलिए इस लाइन को गौर से सुनना और लिखना। इस विनिमय दर प्रणाली में केंद्र बैंक नहीं सरकार ऑब्लिक केंद्र बैंक, इस विनिमय दर प्रणाली में सरकार ऑब्लिक केंद्र बैंक के पास, सरकार ऑब्लिक केंद्र बैंक के पास, सरकार ऑब्लिक केंद्र बैंक के पास विनिमय दर पर पूर्ण नियंत्रण होता था, पूर्ण नियंत्रण होता था। क्या मेरी बात समझ पाए? अभी एक लाइन में बता दूं, इस विनिमय दर प्रणाली में सरकार के पास पूर्ण नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस विनिमय दर प्रणाली में अगर सरकार अपनी मर्जी से चाहे, जैसे वर्तमान में अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूं चाइना इसका उपयोग करता है, तो अगर कोई मुझसे कहे कि इसका मतलब क्या हुआ तो समझना कि सरकार चाहे तो $1 को अपने अनुसार जितने भी इंडियन रुपी वो बना सकता है। चाहे वो अभी ऐसे $1.90 चल रहा है, तो अगर हमारे देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा तो हम अपनी मर्जी से $1 को 90 से 85 कर सकते हैं और 90 से 95 अपनी मर्जी से, क्योंकि इसमें केंद्र बैंक के पास पूरा कंट्रोल होता है अपनी मुद्रा का विदेशी विनिमय दर निर्धारित करने का। क्या समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, फ्लेक्सिबल ऑब्लिक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल ऑब्लिक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल ऑब्लिक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल ऑब्लिक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। हिंदी में चल ऑब्लिक लचीली विनिमय दर प्रणाली, चल एवं लचीली विनिमय दर प्रणाली, चल एवं लचीली विनिमय दर प्रणाली। पहला पॉइंट लिखेंगे, इस विनिमय दर प्रणाली में, इस विनिमय दर प्रणाली में, इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी मुद्राओं, विदेशी मुद्राओं के बाजार सेनाओं, जल्दी से मुझे बताओ बाजार सेनाएं किसे कहते हैं? हाँ, वेरी लवली, वेरी लवली। विदेशी मुद्राओं के बाजार सेनाओं ब्रैकेट में डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, के आधार पर इस विदेशी विनिमय दर प्रणाली में क्या लिखा हमने? इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर, विदेशी मुद्राओं के बाजार सेनाओं ब्रैकेट में डिमांड सप्लाई के आधार पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। ऑनलाइन बहुत फोकस करना प्लीज, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो जो विदेशी विनिमय दर क्या होगा ये तय कौन करेगा कि भारत में विदेशी मुद्रा की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है? बोलो क्लियर, समझ गए? और दूसरी लाइन अभी अभी चिपका लो, बाद में चिपका लेंगे, छोड़ो, पहले इसको समझ लो कि भारत में डॉलर की डिमांड कितनी है और डॉलर की सप्लाई, इसके आधार पर तय होगा कि डॉलर और इंडियन रुपये का रेट कितना होगा। चाहे जितना सोच के आ जाए कि आज इतना ही पढ़ाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जब मार्कर और बोर्ड रहता है तो छोड़ने का मन ही नहीं होता है दोस्तों। 45 देखता हूं मैं, 43 हो गया, लेकिन तब भी मन हो रहा है कि नहीं यार थोड़ा और पढ़ा दो, राइट? फिर मेरा मन हुआ छोड़ दें आपने यार थोड़ा। अभी मैंने फिक्स्ड तक ये सोचा था कि ये बस फिक्स्ड पढ़ाएंगे और फ्लेक्सिबल कल पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा आया फिक्स्ड खत्म हो गया ना, लिख लो फ्लेक्सिबल। दोस्तों ये होता जोश काम के प्रति, समझ नॉट? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मैंने कहा कि बाजार सेनाएं विदेशी विनिमय दर की वैल्यू को निर्धारित करती हैं। बोलो यस। अब मुझे दोस्तों माफ करो, मैं कल पढ़ा पाऊंगा, अब मैं निकलता हूं, नहीं तो वास्तव में लेट जाऊंगा।